हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज मार्केट। हमें पता है मार्केट वर्ड का जनरली सबको ही, अगर हम एक छोटे से बच्चे से भी पूछे व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट, तो उसको भी इसका मतलब अच्छे से पता होगा। पर अभी हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें इकोनॉमिक्स में जानना है व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट। अगर हम किसी से भी पूछते हैं मार्केट क्या है, मार्केट मतलब कि जहां से हम अपने सामान को जो हमें नीड है उसको क्या कर सके, परचेज कर पाए। पर इकोनॉमिक्स में मार्केट की जो डेफिनेशन है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि वो हर एक पहलू को, हर एक चीज को लेके चलता है हम इकोनॉमिक्स में। तो अगर मैं बात करूं व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट, तो इन इकोनॉमिक्स मार्केट इज अ प्लेस, मार्केट वो जगह है जहां पे बायर्स और सेलर्स मिलते हैं फॉर नेगोशिएशन। किसके लिए? नेगोशिएशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। किसके लिए? प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए। क्या बोला मैंने कि भाई मार्केट एक जगह है जहां पे बायर और सेलर मिलते हैं, जहां पे उनके बीच नेगोशिएशन होता है, एक्सचेंज होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ मनी। मतलब कि भाई जहां पे बायर भी है, सेलर भी है। सेलर सामान बेचने को तैयार है और बायर सामान खरीदने को तैयार है। क्या सामान? कुछ गुड्स या सर्विसेज, जिसके बदले बायर उसको क्या करेगा, एक उसके पर्टिकुलर प्राइस के लिए मनी को पे करेगा। तो हमने ये सीख लिया कि भाई अगर मैं बात करूं मार्केट की, तो मार्केट में 5 चीजों का होना नेसेसरी है, दैट इज बायर, सेलर, गुड्स, सर्विसेज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्राइस। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि भाई मार्केट एक जगह है जहां पे बायर और सेलर मिलते हैं, नेगोशिएशन होता है उनके बीच में, एक्सचेंज होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, जिसके बदले भाई जो हमारा बायर है उनको जो पर्टिकुलर गुड्स या पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस है वो क्या करता है, पे करता है। तो अब हम डेफिनेशन यहां पे साथ में कवर करते हैं। मार्केट इज अ प्लेस, market is a place where two parties can gather to facilitate the exchange of goods and services। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि भाई मार्केट एक जगह है जहां पे दो पार्टीज इंक्लूड बायर्स एंड सेलर कैन गैदर, जहां पे वो इकट्ठा होते हैं किस लिए, टू एक्सचेंज द गुड एंड सर्विसेज, जहां पे वो गुड्स एंड सर्विसेज को, या फिर अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो प्रोडक्ट इंक्लूड गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब ये बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं, आपके सिलेबस में तो नहीं है पर मैं आपको बता दूं, हमारी दो टाइप्स की मार्केट होती है, दैट इज प्रोडक्ट मार्केट एंड द सेकंड वन इज फैक्टर इनपुट मार्केट। नाम से ही समझ में आ रहा है ये दो मार्केट में क्या होगा। प्रोडक्ट मार्केट मतलब ये मेनली ये मार्केट है जहां पे जो कंज्यूमर है जाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं। मतलब ये जो मार्केट है ये उन लोगों के लिए है जो फिनिश प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, परचेज करते हैं। और फिनिश गुड्स को कौन परचेज करते हैं? दैट इज कंज्यूमर, दैट इज एंड यूजर। पर मैं अगर बात करूं फैक्टर इनपुट मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑनर। हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो थे, लैंड जो हमने किस में पढ़े थे, हमने थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में पढ़े थे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड
एंटरप्रेन्योर। ये जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे भाई, अगर हमें इनको परचेज करना है, और ये परचेज कौन करता है? प्रोड्यूसर, अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए। तो ये मार्केट किसके लिए हुई? प्रोड्यूसर, मतलब ये रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं टू द प्रोड्यूसर। दे एलोकेट रिसोर्सेज टू द प्रोड्यूसर, क्योंकि यहाँ पे आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑनर। अगर एक कंज्यूमर अपने गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करना चाहता है तो वो कहां जाएगा? प्रोडक्ट मार्केट में। पर एक प्रोड्यूसर जाना चाहता है तो वो जाएगा फैक्टर मार्केट में, या फिर फैक्टर इनपुट मार्केट। यहां पे आप इसको फैक्टर मार्केट भी बोलोगे, दैट इज एनफ। फैक्टर मार्केट मतलब जहां पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रहे, अवेलेबल है, जहां पे प्रोड्यूसर को रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं फॉर देयर प्रोडक्शन प्रोसेस। अब हम आते हैं अपने सिलेबस के कॉन्सेप्ट में, जो हमें बोलता है कि भाई हमने आपकी मार्केट को क्लासिफाई किया है इन 3 पार्ट्स। सबसे पहला है ज्योग्राफिकल के बेसिस पे, सेकंड वन इज टाइम पीरियड के बेसिस पे, एंड द थर्ड वन इज कंपटीशन के बेसिस पे। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आने चाहिए आपको, और इजीली समझ में भी आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे, हमारा मेन मोटिव है पहले यहाँ पे कि चीजों को समझना। पहले हम चीजों को समझेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर होंगे, क्योंकि मैं आपको हर एक लेक्चर में यही बोलती हूँ कि भाई आप कितना भी रट लो, अगर आपको उस चीज के बारे में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, देन यू कैन बी एबल टू स्कोर हाई स्कोर। आप हाई स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमें पता है इकोनॉमिक्स वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट्स में से आता है। वो आपको, आपका इंस्टीट्यूट आपको घुमाएगा, तो भाई आपको उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें पता है हमारे एग्जाम में 60% तो एमसीक्यूज आते हैं। तो भाई एमसीक्यूज तो कहीं भी से भी उठ के आ सकते हैं। हाँ, थियोरेटिकल जो सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन होते हैं उनमें हम कर देते हैं, पर जो एमसीक्यूज वाइज क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल उसके बारे में आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अब यहां से हमारा असली चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट को पढ़ते हैं। हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल, टाइम एंड कंपटीशन। अब एक एक करके तीनों को पढ़ेंगे कि ज्योग्राफी के बेसिस पे उन्होंने कितने पार्ट्स में एलोकेट किया है, टाइम के बेसिस में, एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भाई ज्योग्राफी के बेसिस पे उन्होंने हमारी मार्केट को 3 पार्ट्स में एलोकेट किया है, क्लासिफाई किया है। सबसे पहला है लोकल मार्केट। लोकल मार्केट मतलब वो मार्केट जो जहां पे गुड्स का प्रोडक्शन होता है वहीं पे उसका कंजप्शन हम कर लेते हैं। जैसे हम मानते हैं कि हमारे आसपास जो भी फ्लावर्स वगैरह हो गए, वेजिटेबल्स वगैरह बनते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो आसपास के एरिया में ही बेच के क्या कंज्यूम कर लिए जाते हैं बाय द कंज्यूमर। या फिर हम अगर बात करें कि भाई कुछ गुड्स ऐसे भी होते हैं कि भाई जैसे हम बोलते हैं हॉकर, जो गली गली में वेंडर्स आते हैं सब्जियां बेचने, फ्रूट्स बेचने, मतलब वो हमारे आसपास के एरिया के ही होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे लोकल मार्केट भी, जहां पे जो गुड्स जहां पे बनाए और वहीं पे क्या कर लिया, उसका कंजप्शन कर लिया। जैसे फ्लावर्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, जैसे हमारे वहां पे जो वेंडर्स आते मेनली वो लोकल मार्केट में ही अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करते हैं। अब हम बात करते हैं नेशनल मार्केट, दैट इज नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट में ये होता है कि भाई आपके जो गुड्स है कंज्यूम और जो सप्लाई है वो कंट्री के अंदर ही किए जा रहे हैं, मतलब आप स्टेट टू स्टेट अपने गुड्स को सप्लाई और कंजप्शन करो। जैसे हो गया हमारा वीट, हो गया भाई गेहूं, आपने देखा होगा कि गेहूं का जो मेनली जो बिजनेस होता है कहीं और होता है, और पर उसका जो कंजप्शन होता है ऑल ओवर इंडिया किया जाता है। तो इसकी जो मार्केट होती है वो नेशनल मार्केट के रूप में हमें कंक्लूड किया गया है। अब शुगर हो गया, जैसे शुगर हम मानते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर जगह पे उसका प्रोडक्शन होता है, पर आपने देखा होगा जो शुगर का जो कंजप्शन होता है वो ऑल ओवर द कंट्री होता है। पूरे इंडिया के अंदर हर जगह उसका कंजप्शन किया जाता है, कोई बिना चीनी के नहीं रहता है। तो ये हमारी नेशनल मार्केट हो गई, पर जहां पे हम अपनी नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर रहे, इंडिया के अंदर ही क्या हो रहा है, उसका कंजप्शन किया जा रहा है, ये सप्लाई किया जा रहा है। पर इंटरनेशनल के अंदर जब हम
अपनी नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस कर देते हैं, दैट इज नॉन एज द इंटरनेशनल मार्केट। कि भाई हमारा जो प्रोडक्शन है हम उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड सप्लाई कर रहे हैं, ऑल ओवर द कंट्री, मतलब एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर तो नेशनल मार्केट, पर अगर हम अपने गुड्स जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं जिनका वो हम सप्लाइड कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉटन हो गया, उसका ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द इंटरनेशनल मार्केट। जब जो जहां गुड्स बन रहे हैं वो अपनी नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस कर दे, दैट इज नोन एज द इंटरनेशनल मार्केट। इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है गोल्ड का हो गया, सिल्वर का हो गया, डायमंड का हो गया, ये सारे इंटरनेशनल मार्केट के पार्ट्स एग्जांपल्स है। अब हम पढ़ते हैं अपने टाइम की बेसिस पे। टाइम के बेसिस पे उन्होंने हमारे मार्केट को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग पीरियड। इनमें से 2 पीरियड तो हम अच्छे से उससे वाकिफ है, शॉर्ट पीरियड एंड वेरी शॉर्ट पीरियड। अब सबसे पहले हम देखेंगे वेरी शॉर्ट पीरियड। भाई वेरी शॉर्ट पीरियड वो पीरियड होता है जहां पे आप अपनी सप्लाई को चेंज नहीं कर सकते हो, आप सप्लाई नहीं बढ़ा सकते हो बिल्कुल भी, क्योंकि आपके फिक्स तो फिक्स ही है, वेरिएबल भी आपके फिक्स है। आपके पास इतना क्या 5-6 दिन में आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो? नहीं। आपके पास एक पर्सन आया कि भाई मुझे 200 यूनिट्स का या 200 ऑर्डर चाहिए इमरजेंसी, भाई आप तो वहां पे सप्लाई बढ़ा ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपके सारे फैक्टर्स सारे के सारे वो क्या है, फिक्स्ड है। पर हाँ, अगर आप उसकी डिमांड को फुलफिल करना चाहते हो वो तभी कर सकते हो जब आपके पास स्टॉक अवेलेबल हो। उसका स्टॉक इन द सेंस कि भाई आपने पुराना स्टॉक बचा के रख रखा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बात करी वेरी शॉर्ट पीरियड का एग्जाम्पल दे रही हूं आपको, मैं एक्स लिमिटेड हूं, एक्स लिमिटेड के पास आप आए, आपने बोला कि भाई हमें 1000 यूनिट्स आपके यूनिट प्रोडक्ट के चाहिए, तो भाई वेरी शॉर्ट पीरियड में हम अपनी सप्लाई तो नहीं बढ़ा सकते, पर हाँ अगर आपके पास जो स्टॉक है, स्टॉक मतलब जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है वो अवेलेबल होगा, तब आप उसकी डिमांड को फुलफिल कर सकते हो, वरना आप उसकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाओगे, आप उस गुड्स का सप्लाई नहीं कर सकते हो। आ गई वेरी शॉर्ट पीरियड समझ। अब होती है शॉर्ट पीरियड, जो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जहां पे हम जैसे जैसे अपने आउटपुट को बढ़ाते हैं हमारे जो फिक्स फैक्टर है वो फिक्स फैक्टर पर हम वेरिएबल फैक्टर्स की मदद से अपने टोटल प्रोडक्ट को इंक्रीज कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड द शॉर्ट पीरियड, जिसके अंदर हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को पढ़ा था। जैसे जैसे हम अपने लेबल्स को बढ़ाते हैं वो हमारे वेरिएबल फैक्टर्स के आते हैं, पर हमारे जो फिक्स फैक्टर होते हैं वो फिक्स होते हैं। लॉन्ग पीरियड के अंदर हमने रिटर्न टू स्केल पढ़ा था, जहां पे हमारे सारे के सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, हमारे पास बहुत टाइम होता है, हम अपने सारे के सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, दैट इज लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल हमने पढ़ा था, कि जिसके अंदर हमारे सारे फैक्टर्स इज वेरिएबल, हमारे पास बहुत टाइम होता है, हम अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं बाय चेंजिंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इन आवर सिलेबस, जो हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन एंड imperfect competition, that is perfect competition and imperfect competition। 2 टाइप की मार्केट को पढ़ना है हमें, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। पूरा हमें इस चैप्टर में, मार्केट चैप्टर में, इन दोनों मार्केट को डिटेल में पढ़ना है जो कंपटीशन के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब मैं यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ज्यादा एक्सप्लेन मैं आगे करूंगी, पर यहाँ पे बता दूं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, जो होमोजीनियस गुड्स मतलब सिमिलर गुड्स को सेल आउट करते हैं, जिनका मार्केट के अंदर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है, क्योंकि जो उनका रोल होता है मार्केट में वो बहुत छोटा होता है, बिकॉज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। वो अपने प्राइस को चेंज नहीं कर पाते, क्योंकि भाई अगर उन्होंने अपने प्राइस को चेंज कर दिया तो जो लोग होंगे वो कहां की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, उसके अदर गुड्स की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, सिमिलर गुड्स की तरफ, उनके कॉम्पिटिटर की तरफ, क्योंकि हर एक सेलर सेम गुड्स को, सिमिलर गुड्स को क्या कर रहा है, सेल आउट कर रहा है। इसलिए जो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बोला जाता है जो सेलर होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं, ना कि प्राइस मेकर,
क्योंकि उनका कोई भी रोल नहीं होता है मार्केट के अंदर, क्योंकि पूरी मार्केट एक इंडस्ट्री डिसाइड करती है प्राइस। आगे बात समझ में, इंडस्ट्री हमारा प्राइस डिसाइड करते हैं, वही आप सबको मानना पड़ता है। तो ये होता है हमारी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। आगे हमें पढ़ना है डीपली, मैंने इतना बताया कि आपको यहां पर समझ में आ जाए। फिर है इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर आपको 4 टाइप्स की मार्केट बताई गई है। मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, डिओपोली, ओलिगोपोली, ये सारी मार्केट आपको 4 टाइप की इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर पढ़नी है। जहां पे भाई परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, सारे सेलर्स सेम अमाउंट ऑफ सेम सिमिलर गुड्स को सेल आउट करते हैं, और यहाँ पे जो प्राइस होता है वो कांस्टेंट होता है बिल्कुल। पर मैं बात करूं इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है कि सारे सेलर एक दूसरे से अलग होता है, उनका प्रोडक्ट डिफरेंशिएट होता है एक दूसरे से, और वो अपने बेसिस पे अपने जैसा वो प्राइस चार्ज करना चाहते हैं वो उस प्रकार का प्राइस चार्ज करते हैं अपने कंज्यूमर से। ये होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला कॉन्सेप्ट, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ये जो चैप्टर है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दोनों मार्केट चाहे इम्परफेक्ट हो चाहे परफेक्ट हो, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझना, एक एक चीज को सुनना, क्योंकि मेरी बातों में ही बहुत सारी चीजें निकलेंगी ऐसी कि भाई आपके एग्जाम में वो सीधा आपको क्लिक करेंगे अगर आप मेरे को ध्यान से सुनते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो मार्केट है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, और जो होमोजेनियस प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं। मतलब कि भाई ये जो गुड्स होते हैं ये बिल्कुल सिमिलर होते हैं, और इनका प्राइस, हर एक सेलर का प्राइस क्या होता है, बिल्कुल कांस्टेंट। क्योंकि अगर इनका प्राइस अलग अलग हुआ तो भाई कंज्यूमर कहां पे जाएगा, उस गुड्स सेलर के पास जाएगा जहां पे बिल्कुल सबसे कम प्राइस हो। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो सेलर्स होते हैं ये प्राइस टेकर होते हैं, इनको मार्केट के अकॉर्डिंग चलना होता है। ये यहाँ पे सब सेम गुड्स को, सिमिलर गुड्स को, होमोजीनियस गुड्स को सेल आउट करते हैं, और सब मार्केट के अकॉर्डिंग एक प्राइस डिसाइड होता है, और हर एक सेलर उसी प्राइस पे अपने गुड्स को सेल आउट करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ इसमें नंबर ऑफ जो सेलर्स होते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। हमने देखा कि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, इसलिए अगर एक सेलर मार्केट से चला भी जाए तो उसका इन्फ्लुएंस मार्केट पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास और भी सेलर्स है जो कंज्यूमर्स की डिमांड को इजीली सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसलिए जो यहाँ पे सेलर्स होते हैं इन मार्केट को बोला जाता है ये प्राइस टेकर होती है, ना कि प्राइस मेकर, बिकॉज इनको मार्केट के अकॉर्डिंग चलना होता है। अगर ये प्राइस में थोड़ा सा भी इन्फ्लुएंस करते हैं, चेंज करते हैं, तो इनकी डिमांड में ज्यादा का चेंज आता है, डिमांड में ज्यादा का चेंज आता है। इसलिए जो इनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो इन्फिनाइट होती है, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक। ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, परफेक्टली इलास्टिक। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि भाई अगर मैं बात करूं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, सेकेंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स जो होमोजेनियस गुड, दैट इज होमोजेनियस गुड्स को सेल आउट कर रहे हैं, गुड्स या सर्विसेज लिख लो, जिनका मार्केट के अंदर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है, मतलब नेग्लिजिबल, दैट इज नेग्लिजिबल इन्फ्लुएंस है। इनके आने या जाने से मार्केट को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इनको प्राइस टेकर बोला जाता है, प्राइस टेकर बोला जाता है, ना कि प्राइस मेकर।
प्राइस मेकर आपको दिखेगा मोनोपोली मार्केट के अंदर की जो प्राइस डिसाइड करते हैं, ये प्राइस लेते हैं जो मार्केट के अंदर डिसाइड किया जाता है। एंड दे कैन नॉट चार्ज हाई प्राइस, और ये हाई प्राइस को चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि ये कैसे गुड्स को बेचते हैं, ये सिमिलर गुड्स को बेचते हैं। अगर भाई इन्होंने अपने प्राइस में थोड़ा सा भी 10 रुपए के हर जगह गुड्स मिल रहे हैं, इन्होंने 10 रुपए और 2 पैसे में अपने सामान को सेल आउट करना स्टार्ट कर दिया, तो भाई इनके जो भी कंज्यूमर होंगे वो शिफ्ट हो जाएंगे टू देयर कॉम्पिटिटर्स। इसलिए यहाँ पे जो इलास्टिसिटी, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, वो इन्फिनाइट होती है, इन्फिनाइट, कि भाई प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज होने की वजह से आपकी डिमांड में ज्यादा का चेंज आना, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, परफेक्टली इलास्टिसिटी, कि भाई इसलिए इसका जो डिमांड कब होगा आपको ऐसा दिखेगा कि भाई आपकी क्वांटिटी तो बढ़ रही है पर आपका प्राइस बिल्कुल कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हर एक सेलर होमोजेनियस गुड्स को सेल आउट करता है। पर अगर क्या हुआ, अगर इन्होंने प्राइस 10 था और इन्होंने 9.95 कर दिया, तो भाई और जितने भी कॉम्पिटिटर्स के जितने भी कंज्यूमर है वो इनकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या हुआ, प्राइस में थोड़े से भी वेरिएशन की वजह से डिमांड में ज्यादा का चेंज ना, उसी को तो परफेक्टली इलास्टिक बोलते थे हम। तो इसलिए इसका जो डिमांड कर्व होता है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है टू द ओएक्स एक्सिस, पैरेलल टू ओएक्स एक्सिस। तो हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे, तो अगर हम एक कंक्लूजन, एक समरी में पढ़े कि भाई यहाँ पे जो गुड्स होते हैं परफेक्टली सिमिलर गुड्स होते हैं, परफेक्टली सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, कि हर एक प्रोडक्ट आप कहीं भी किसी भी सेलर के पास चले जाओ आपको सेम गुड देखने को मिलेगा एट अ कांस्टेंट प्राइस। यहाँ पे जो प्राइस होता है वो बिल्कुल कांस्टेंट होता है, प्रोडक्ट में कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होता है, हर एक गुड साइज, क्वालिटी, दिखने में सब कुछ सेम होता है, डेट इज नो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। एंड कोई भी यहाँ पे कोई भी सेलर, कोई भी फर्म हाई प्राइस को नहीं चार्ज कर सकती। अगर वो हाई प्राइस चार्ज करेगी तो वो अपने सारे के सारे कस्टमर को लूज कर देगी और सारे के सारे कस्टमर शिफ्ट हो जाएंगे टू देयर कॉम्पिटिटर्स। अब ये जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है ये बेसिकली हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं हमें दिखाई देती, हम इसको थियोरेटिकली ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा होगा सिमिलर गुड्स हमें हर एक दुकान पे देखने को नहीं मिलते हैं, कहीं भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है। अगर हम सोप की बात करें, डव अपने आप में अलग है, निरमा अपने आप में अलग है, नंबर 1 साबुन, डिटॉल, लाइव, ये सारे के सारे जो साबुन है ये अपने आप में अलग अलग साबुन है। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर्स है मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट के, एक बार अपनी बुक से देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, क्या हमने जो पढ़ा वो सही है या नहीं है। तो क्या लिखा है, इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट देयर आर न्यूमरस बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट, मतलब सिमिलर प्रोडक्ट, there is no differentiation in the product and no one is able by his own action to influence the market price, since all have access to full and immediate knowledge of the price at which trading is currently taking place। कि भाई आप यहाँ पे बिल्कुल भी प्राइस को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक बायर को यहाँ पे पूरी की पूरी नॉलेज होती है कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या प्राइस चल रहा है, ये सब चीजों के बारे में। तो अब हम इसके थोड़े फीचर्स पढ़ते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट के। सबसे पहला है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। ये हमने पढ़ा कि भाई परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर लार्ज नंबर ऑफ बायर और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हमें देखने को मिलते हैं। There will be a large number of sellers and buyers for a good in this market. It means the output of a buyer or a seller is a small part of the total output. मतलब कि जब हमारे पास बहुत सारे सेलर्स हैं, मतलब कि भाई टोटल आउटपुट में उनका बहुत कम शेयर होगा, पूरी मार्केट में उनका बहुत कम शेयर होगा, इसलिए उनका मार्केट के अंदर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है। A single producer or seller cannot change the price by his action, और वो खुद से अपने प्राइस को बदल नहीं सकता, और अगर ऐसा वो करता है then he will lose his all
all their customers. None of them is large enough to influence the price. इनमें से कोई नहीं होता कि वो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सके. Therefore, a seller takes the price decided by the market. इसलिए वो प्राइस लेते हैं जो मार्केट डिसाइड करती है. इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं the producer is a price taker in a perfect competitive market. क्वेश्चन आ सकता है in which market the producer is a price taker. That is perfect competitive market. Next one is homogeneous commodities. कि यहाँ पे हर एक सेलर homogeneous प्रोडक्ट को सेल आउट करता है at a constant price. प्रोडक्ट इन दिस मार्केट आर सिमिलर इन एवरी एक्सपेक्ट. साइज में ले लो, क्वांटिटी में ले लो, क्वालिटी में ले लो, पैकेजिंग में ले लो, सब चीज में ये सेम प्राइस सेम प्रोडक्ट होता है. अ कंज्यूमर गेट द सेम गुड वेन एवर ही परचेज. जहां से भी वो परचेज करे गुड्स क्या रहेगा, बिल्कुल समान रहेगा. एज अ रिजल्ट देयर विल बी वन प्राइस ऑल ओवर द मार्केट. और इसी से क्या होता है, हर जगह आपको सेम प्राइस मिलता है गुड्स का. नेक्स्ट वन इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट. जैसा कि मैंने बोला कि भाई हर एक सेलर का बहुत छोटा सा इन्फ्लुएंस होता है, बहुत नामात्र इन्फ्लुएंस होता है मार्केट के अंदर. तो भाई क्या आपने मार्केट में आने से पहुंचा, नहीं पहुंचा. जब आपको लग रहा है प्रॉफिट होगा तो आप आ जाओ. जब आपको नहीं लग रहा कि आप इस मार्केट में सरवाइव करोगे तो आप बिना पूछे किसी से भी आप जा सकते हो, क्योंकि आपका जाने से मार्केट नहीं रुक जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है. A firm can enter into the production as per his desire. Finally, it can leave the production at any time. और वो जब चाहे उसको छोड़ भी सकते हैं, exit ले सकते हैं. This helps new firms to enter into business when conditions are favorable. भाई जब आपको लग रहा है कि भाई आप प्रॉफिट कमा सकते हो, आप एबनॉर्मल मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे तो आप आ जाओ. जब आप एबनॉर्मल लॉस पे आ गए तो आप मार्केट से चले जाओ. As long as a firm earns supernormal profit, it usually stays in competition. But when the firms end up with losses, और जब फर्म्स को लॉस होने लगता है तो वो बिना पूछे मार्केट से एग्जिट ले लेते हैं, बिकॉज उनके आने या जाने से मार्केट में फर्क नहीं पड़ेगा. नेक्स्ट वन इज मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. कि भाई आप यहाँ पे जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑनर, उसको शिफ्ट कर सकते हो, मोबिलिटी कर सकते हो टू द अनदर यूज. अब मैम मोबिलिटी मतलब ट्रांसफर करना, क्या हम लैंड को ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं बेटा, लैंड को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, बट हाँ उसका किसी और चीज के लिए यूज हो सकता है. पहले जो हम अपने बिजनेस के लिए कॉटन के लिए यूज कर रहे थे, अब हम उसके क्लोथिंग के लिए यूज कर लेंगे. यूज तो हो रहा है ना. दैट इज मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विल मूव फ्रॉम वन प्रोडक्शन टू अनदर इजीली. ये परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इजीली दूसरे चीज के लिए यूज कर पाते हैं. दिस इज ऑल्सो यूज फॉर फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स. फैक्टर मूव टू द प्रोडक्शन एक्टिविटी वेयर दे गेट हायर इनकम. और वो वहां पे अपने, फॉर एग्जांपल पहले मैं क्लोथिंग में क्या कर रही थी, बिजनेस कर रही थी, प्रोडक्शन कर रही थी, तो भाई मैंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेके आई होंगी, लैंड भी लाई, कैपिटल भी लाई, ऑनर भी लेके आई. तो भाई अब मेरे को नहीं लग रहा कि मेरा यहाँ पे बिजनेस जम रहा है, तो मैंने अपने बिजनेस को किसमें यूज कर लिया, अपने बिजनेस को रेस्टोरेंट में यूज कर लिया. तो मैंने जो लैंड थी वो मैंने उसके लिए रेस्टोरेंट खोल लिया. लेबर को मैंने एज अ वर्कर काम करवा रही, कैपिटल का पैसा वहां इन्वेस्ट कर दिया. एक ऑनर जो हर चीज की डिसीजन मेकिंग ले रहा है तो मैंने वहां यूज कर लिया. मतलब जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम उसको इजीली ट्रांसफरेबल कर सकते हैं जहां पे मुझे हायर इनकम रिसीव्ड हो रही हो. नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होती है, जीरो होती है. यहाँ पे आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड नहीं कर सकते. अगर आप ऐसा करते हो तो भाई आपका जो गुड 10 रुपए में मिल रहा है, आप वही गुड को बेच रहे हो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इंक्लूड करके 12 रुपए में. सेम गुड, क्या आपके पास कंज्यूमर्स आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि वो वहां जाएंगे जहां पे उनको सेम गुड कम प्राइस में मिल रहा हो. Under perfect market, transport cost should not be added in the price. If transport costs are added, the goods are available at the fewer prices at the near market as they are available at higher prices at distant market. क्योंकि जो पास वाली मार्केट होगी तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होगी, तो भाई वहां पे कम प्राइस में मिलेगा. पर आप अगर अपने गुड्स को दूर मार्केट में जाके बेच रहे हो तो भाई आप वहां पे ट्रांसपोर्टेशन भी कॉस्ट इंक्लूड करोगे उस गुड में, तो आपका गुड महंगा मिलेगा उस मार्केट में, तो लोग वहां से लेना पसंद नहीं करेंगे.
existing of two prices for the same thing. अगर सेम चीज के लिए आपके दो प्राइसेस हो रहे तो कस्टमर वहां पे जाएगा जहां पे उसको कम प्राइस पे करना पड़े, इसलिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता है. क्वेश्चन आ सकता है, इन विच मार्केट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट शुड नॉट बी एडेड, दैट इज परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट. नेक्स्ट पॉइंट है परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, कि भाई यहाँ पे बायर्स और सेलर्स को हर एक चीज के बारे में नॉलेज होती है कि भाई क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, क्या साइज है, सब चीज के बारे में. तो भाई आप बायर्स को पागल नहीं बना सकते हो बिल्कुल भी. Buyers and sellers in this market would have a clear knowledge about the market condition, कि भाई उनको हर एक चीज के बारे में क्या है, बिल्कुल क्लियर कट नॉलेज है, आप उनको पागल नहीं बना पाओगे. So that there will be one price throughout the market. Because of perfect knowledge, sales and purchase of commodity takes place in one price. क्योंकि यहाँ पे perfect knowledge है तो यहाँ पे प्राइस बिल्कुल सेम रहता है. हर एक बायर जिस दुकान में भी जाएगा उसको सेम अमाउंट ऑफ प्राइस पे करने को दिखेगा. अब आगे जाके हम कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं जो हमने कॉस्ट चैप्टर में पढ़ा था लास्ट में, रेवेन्यू, दैट इज रेवेन्यू. तो हमने वहां पे दो मार्केट में पढ़ा था, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव और इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव. पढ़ाया मैंने वहां पे भी था, अब यहाँ पे मैं और अच्छे से पढ़ाऊंगी, देखना आप कि भाई हर एक चीज को कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है. ऐसा मैं सोचती हूँ कि भाई अगर आप फीस पे कर रहे हो, अगर आप मेरे से क्लास परचेज कर रहे हो, तो आपको हर एक चीज समझ में आना चाहिए. ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्योंकि उसके लिए मैं पैसे चार्ज कर रही हूं. अब सबसे पहले आपको यहां पर रेवेन्यू का मतलब पता होना चाहिए. रेवेन्यू मीन्स इनकम. भाई जो भी यूनिट्स हमने प्रोड्यूस करी है उसको सोल्ड करके, सेल आउट करके एट अ पर्टिकुलर प्राइस, जिस प्राइस पे हम उसको सेल आउट कर रहे हैं उससे जो पैसा हमें रिसीव्ड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू. भाई अगर एक सेलर ने एक यूनिट बेची एट अ प्राइस ऑफ 10, तो भाई 10 रुपए उसका क्या है, रेवेन्यू. उसने 2 यूनिट बनाई एट ₹20, तो 20 रुपीज क्या है उसका रेवेन्यू. तो हमें रेवेन्यू के अंदर 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं जो हमने पढ़े हैं पिछले लेक्चर में थ्योरी ऑफ कॉस्ट में. यहाँ पे दोबारा पढ़ेंगे और अच्छे से और समझ के. तो सबसे पहला है यहाँ पे टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू मतलब सारी की सारी यूनिट सोल्ड करके जो मेरा पैसा मुझे आ रहा है, दैट इज टोटल रेवेन्यू. कि भाई मैंने एक यूनिट बेची, आउटपुट मेरा ये रहा, और मैंने कितने में, प्राइस 10 रुपए में बेचा, तो मेरा 10 रुपीज मेरा टोटल रेवेन्यू. जब मैंने 2 यूनिट बेची एट अ प्राइस ऑफ 10, कांस्टेंट प्राइस है, दैट इज 20. जब मेरी 3 क्वांटिटी बेची, जब मेरा प्राइस 10 मतलब 30, ये मेरा टोटल रेवेन्यू. तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई टोटल रेवेन्यू मतलब जब मैं प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रही हूं, तो मेरा टोटल रेवेन्यू निकल के आ रहा है, दैट इज PQ, दैट इज टोटल रेवेन्यू. पर अगर मैं बात करूं अगले टॉपिक, अगले कॉन्सेप्ट की, दैट इज एवरेज रेवेन्यू, दैट इज एवरेज रेवेन्यू. एवरेज रेवेन्यू कि भाई पर यूनिट को सोल्ड करके उस पर यूनिट से आपको कितना पैसा आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द एवरेज रेवेन्यू. मतलब कि भाई अगर मैं टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो मेरा एवरेज रेवेन्यू मेरा निकल के आ जाएगा. मतलब जब मैंने एक यूनिट बेची एट अ प्राइस ऑफ 10, तो मेरा 10 आंसर आया, 10 रेवेन्यू है. जब मैंने 2 बेची तो 20, जब मैंने 3 बेची तो 30, दैट इज 30. तो भाई अगर मुझे एवरेज रेवेन्यू निकालना हो, तो मैं 10 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 10, 20 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 10, 30 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू 10. मतलब क्या हो रहा है कि भाई AR इज
इक्वल्स टू प्राइस, मतलब कि जितना भी मेरा एवरेज रेवेन्यू है उतना ही मेरा प्राइस है। मतलब एवरेज रेवेन्यू हमारे क्वांटिटी डिमांड को भी शो करता है। वो क्यों करता है अभी आपको आगे जाके पता चलेगा। तो एक और मैं टोटल रेवेन्यू से एक फॉर्मूला डिराइव करूं कि भाई टी आर डिवाइडेड बाय में क्यू, और टोटल रेवेन्यू क्या था यहाँ पे पी इंटू क्यू, और क्यू से क्यू करा तो पी, मतलब जितना हमारा एवरेज रेवेन्यू होगा उतना ही हमारा प्राइस, या फिर जितना हमारा प्राइस होगा उतना ही हमारा एवरेज रेवेन्यू होगा। आई बात समझ में। तो इसीलिए हमारा जो यहाँ पे डिमांड कर्व होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है, इनफिनाइट होता है, कि क्वांटिटी तो बढ़ रही है पर आपका जो प्राइस है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, दैट इज 10 10 10। पर अगर मैं बात करूं मार्जिनल रेवेन्यू की, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू की, सबको बताया है कॉन्सेप्ट हमने, इससे मार्जिनल कॉस्ट भी पढ़ा है, मार्जिनल यूटिलिटी भी पढ़ता है, मार्जिनल प्रोडक्शन भी पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे मार्जिनल रेवेन्यू। मैंने आपको बताया था मार्जिनल मतलब क्या होता है, चेंज। किसमें चेंज, बगल वाले में। किसके बगल वाले में, टोटल के। भाई एक एडिशनल यूनिट को सेल आउट करके जो चेंज आ रहा है मेरे बगल वाले में, किसके टोटल में, किसके टोटल में, बगल वाले के, दैट इज रेवेन्यू के, दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल रेवेन्यू। क्या बोला मैंने, मार्जिनल मतलब चेंज। चेंज किसमें, टोटल में। किसके टोटल में, उसके बगल वाले। बगल में क्या है, रेवेन्यू, मतलब टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आ रहा है एक एडिशनल यूनिट को सोल्ड आउट करके, दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल रेवेन्यू। भाई देखो, मैं अगर बताऊं आपको, मार्जिनल रेवेन्यू के आपके दो फॉर्मूले होते हैं, दोनों फॉर्मूले से आपको निकाल के बताऊंगी। चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय में चेंज इन क्वांटिटी इज आल्सो अ मार्जिनल रेवेन्यू, या फिर टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। अगर मुझे देखो, मुझे मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। मैंने जब 16 यूनिट बेची तो मेरा 10 रुपए प्राइस है, तो मतलब 160 मेरी इनकम। जब 17 बेची मैंने तो भाई 10 इंटू 170 ये मेरा टीपी था। तो ठीक है, टी आर मेरा एन यूनिट पे क्या है, एन यूनिट पे, मतलब मुझे एम आर निकालना है 17 यूनिट पे, मतलब ये एन मेरा 17 है, मतलब इस पे मेरा 170। फिर टी आर एन माइनस 1, मतलब एन मतलब क्या है 17, 17 माइनस 1 16, टी आर मेरा 16 पे क्या है 160, तो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू भी 10 ही आ रहा है। अब या मैं इस फॉर्मूले से निकालू, चेंज इन टोटल रेवेन्यू कितना है 170, और चेंज इन टोटल रेवेन्यू आउटपुट में कितना आ रहा है, दैट इज 1, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू 10। दोनों से आंसर हमारा 10 ही आएगा। तो आपने देखा यहाँ पे कि भाई मेरा मार्जिनल रेवेन्यू भी 10 है, क्योंकि जो मेरा टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है वो किस वजह से बढ़ रहा है, हमारे मार्जिनल रेवेन्यू की वजह से। मतलब जो चेंज आ रहा है वो 10 का आ रहा है। मतलब क्या हमें दिखा कि प्राइस इज इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो अगर आप यहाँ पे अगर TR बनाओगे, टोटल रेवेन्यू बनाओगे, तो भाई यहाँ पे आपको अपवर्ड स्लोपिंग देखने को मिलेगा। क्योंकि भाई जब आप का रेवेन्यू, आप जब यूनिट को सोल्ड कर रहे हो, यहाँ पे हमारा आउटपुट है और यहाँ पे हमारा रेवेन्यू है। जब आप मोर एंड मोर आउटपुट को सोल्ड कर रहे हो तो आपकी रेवेन्यू बढ़ रही नहीं बढ़ रही, आपका जो TR है टोटल रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है, आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, इसलिए आपका ये लीनियर है, अपवर्ड स्लोपिंग है। पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड द टोटल रेवेन्यू, कि भाई जैसे जैसे आप आउटपुट ज्यादा से ज्यादा सोल्ड कर रहे हो तो आपका टोटल रेवेन्यू भी तो बढ़ रहा है। देखो ना यहाँ पे, ये देखो कि भाई जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ा रहे हो तो भाई आपका टोटल रेवेन्यू 10 हुआ, फिर 20 हुआ या 30 हुआ, यही तो आपका टोटल रेवेन्यू था। तो ये हमारा टोटल रेवेन्यू। पर अगर मैं बात करूं AR और MR की, यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे रेवेन्यू, दोनों रेवेन्यू ले लेंगे, AR भी और MR भी, ठीक है। देखा आपने, जो AR है हमारा मेनली डिमांड कर्व को शो कर रहा है, क्योंकि आपके जब
क्वांटिटी बढ़ रही है तो आपका टोटल रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, दैट इज AR डिक्रीज हो रहा है क्योंकि आपका ज्यादा का चेंज। एंड अगर मैं बात करूं MR की, MR आपका नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव जाएगा क्योंकि भाई अगर मैं आपको इस टेबल से दिखाऊं, ये हमारा आउटपुट, ये हमारा प्राइस, ये टोटल रेवेन्यू और ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू, ये ऐसे सिंपल बनाएंगे। यहां पे हमारा आउटपुट 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यहां पे हमारा पर अगर मैं बात करूं अपने MR और AR कर्व की, तो आपको यहां पे देखने को मिला कि भाई आपका MR AR इक्वल्स टू प्राइस है, क्योंकि भाई आपका जो एवरेज रेवेन्यू है, एवरेज रेवेन्यू है वो प्राइस है, क्योंकि हमने फॉर्मूला निकाला था हमारे एवरेज रेवेन्यू का कि भाई टीपी डिवाइडेड बाय क्यू। बेसिकली टीपी क्या था, पी इंटू क्यू, क्योंकि प्राइस को हम क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे, मल्टीप्लाई कर रहे थे और नीचे क्वांटिटी तो प्राइस। तो हमारा ये क्या है, हॉरिजॉन्टल होगा, पैरेलल टू OX एक्सिस होगा, क्योंकि आप जितना भी आपका यहाँ पे प्राइस क्या है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल कांस्टेंट, क्योंकि हम यहाँ पे होमोजीनियस गुड्स को सेल आउट कर रहे हैं और आपकी क्वांटिटी आप कितनी भी बड़ा घटा लो पर आपका प्राइस यहाँ पे बिल्कुल कांस्टेंट है। दैट इज द MR कर्व एंड AR कर्व, और आपका प्राइस भी यहाँ पे बिल्कुल कांस्टेंट है और यहाँ पे आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इन्फिनाइट है, दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक, क्योंकि आपका प्राइस बिल्कुल कांस्टेंट है जस्ट बिकॉज ऑफ यू आर सेलिंग अ होमोजेनियस गुड्स। अगर आपने प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज लेके आया तो भाई आपकी डिमांड में ज्यादा का चेंज आएगा, या तो आप कस्टमर खो दोगे या फिर कस्टमर आप अचीव कर रहोगे, डिपेंड अपॉन द प्राइस। प्राइस बढ़ाओगे तो कस्टमर चले जाएंगे टू देयर कॉम्पिटिटर्स, आपके कॉम्पिटिटर के पास। अगर आप प्राइस घटा दोगे तो आप कस्टमर को गेन करोगे, मोर एंड मोर कस्टमर गेन ड्यू टू द लो प्राइस, क्योंकि कस्टमर बोलेंगे कि भाई इस प्राइस में जितना भी गुड्स अभी हमें मिल रहा है हम वो ले ले। तो ये हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट खत्म होता है। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना इम्परफेक्ट मार्केट, और वो भी ऐसे ही समझेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट।